बात करते हैं लक्ष्यों की विशेषताओं पे। ठीक है, लक्ष्यों की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देन हम लक्ष्यों का वर्गीकरण अध्ययन मिलेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने मूल्यों के बारे में पढ़ा था, मूल्यों के बारे में भी हमने उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जाना था, उसी तरीके से लक्ष्यों की भी कुछ विशेषताएं हैं। पॉइंट वाइज हम इनको भी जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यदि हम लोग लक्ष्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो लक्ष्य जो है एक सतत चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, लक्ष्य एक सतत चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। याद रखिएगा, लक्ष्य क्या है? सतत चलने वाली एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसका जुड़ाव, लक्ष्य का जुड़ाव व्यक्ति या परिवार से है। ठीक है, लक्ष्य का जुड़ाव किससे है? व्यक्ति या परिवार से है। चूंकि व्यक्ति या परिवार इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए जो है इससे संबंधित जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया समाज से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। ठीक है, सतत चलने वाली प्रक्रिया इसका नाम दिया गया है। सतत चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि इसमें निरंतरता विद्यमान है। क्योंकि इसमें निरंतरता विद्यमान है। कैसे विद्यमान है? सतत चलने वाली प्रक्रिया और इसमें निरंतरता कैसे विद्यमान है? तो जब एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, याद रखिएगा कैसे विद्यमान है, तो यहां पे इस स्टेटमेंट को समझेंगे। एक लक्ष्य के निर्धारण के साथ ही कई छोटे बड़े लक्ष्य स्वतः निर्मित हो जाते हैं और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति पुनः किसी नए लक्ष्य की तरफ या किसी नए लक्ष्य के निर्धारण के साथ समाप्त होती है। तो देखें, आप सतत प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। एक लक्ष्य हमने आज की डेट में निर्धारित किया, हमने निर्धारित किया कि हमारे सभी बच्चे एजुकेटेड होंगे, यही लक्ष्य मान लीजिए लेकर के चल रहे हैं। परिवार ने डिसाइड किया, किसी व्यक्ति ने, घर के मुखिया ने डिसाइड किया कि मेरे घर में जितने भी मेरे बच्चे हैं वो सभी एजुकेटेड होंगे। ये एक लक्ष्य है, इसका निर्धारण हो चुका है। ठीक है, इसका निर्धारण हो चुका है। अब बच्चे जो है एजुकेटेड होंगे, इसका निर्धारण हो गया है, तो इस लक्ष्य के साथ जो है कई छोटे बड़े लक्ष्य जो है वो रेडी हो जाएंगे। ठीक है, बच्चे शिक्षित होंगे, ये क्या हो गया? ये मुख्य लक्ष्य हुआ हमारा। मुख्य लक्ष्य क्यों है? क्योंकि हमने इसको निर्धारित किया है। ठीक है, मुख्य लक्ष्य या निर्धारित लक्ष्य आप इसको कह सकते हैं, ये हमारा मुख्य लक्ष्य हो गया। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बच्चे शिक्षित होंगे, उस शिक्षा की तरफ अग्रसर होते हुए, याद रखिएगा, बहुत सारे छोटे बड़े लक्ष्य, ठीक है, छोटे बड़े लक्ष्य जो है इसके साथ जुड़ते हैं, जैसे कि विद्यालय, स्कूल। ठीक है, कहां पे होगा, कितनी दूरी पे होगा, ठीक है, रास्ता या ट्रांसपोर्टेशन, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन की, यातायात की व्यवस्था। ठीक है, यूनिफॉर्म यानी कि ड्रेस, कॉपी किताब,
सारी कहानी तो मैं कह गई। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया स्कूल की फीस। ठीक है, हमने डिसाइड तो कर लिया कि हमारे बच्चे जो है वो सभी बच्चे पढ़े लिखे होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो सबसे नीचे मैंने लिखा, जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो यही है कि आजकल स्कूल जो है वो डिसाइड ही फीस के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि जो बेस्ट स्कूल है वो इतने महंगे होते हैं कि आदमी सोच ही नहीं पाता है। तो विद्यालय किस तरीके का होगा, हमने केवल एक ही जो है लक्ष्य का निर्धारण किया, ये हमारे द्वारा किया गया। याद रखिएगा, ये लक्ष्य हमारे द्वारा निर्धारित किया गया, हमने इसका निर्धारण किया है, हमने इसका निर्धारण किया है। लेकिन इस निर्धारित लक्ष्य में ये छोटे बड़े लक्ष्य जो है ये क्या हो गए, ऑटोमेटिक स्वतः निर्धारित हो गए। ये क्या हो गए, ये स्वतः निर्धारित हो गए। इनको हमने नहीं किया भाई, इनको हमने नहीं किया था, लेकिन हमारे इस निर्धारण के साथ ही साथ ये क्या हो गए, स्वतः निर्धारित हो गए। और स्वतः निर्धारित हो गए तो टाइम टू टाइम इनको पूरा करना, इनको पूरा करना, इनको पूरा करना, इनको पूरा करना। यानी कि हम स्कूल अरेंज करते हैं, ये एक छोटा सा लक्ष्य जो है निर्धारित हो गया। अब स्कूल हमने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, अब उसके बाद चलो जी स्कूल में एडमिशन कराओ। तो अब जा रहे हैं, फीस जमा करके आ रहे हैं, फीस जमा करके आ रहे हैं तो पता चल रहा है किताबें खरीदनी है, कॉपी खरीदे, किताबें कॉपी खरीदे, कुछ नहीं है तो फिर उसके बाद मंथली जो है कुछ एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो चलो स्कूल की फीस दो। कोई इवेंट क्रिएट होता है, उस इवेंट की फीस दो। किसी तरीके का बच्चे को अगर पार्टिसिपेट कराया जाता है एजुकेशनल, किसी मतलब कोई क्विज कंपटीशन है या किसी तरीके के ओलंपियाड में यदि पार्टिसिपेट कराना है, तो जगह जगह टाइम टू टाइम आपको क्या करना होता है, उसकी फी जमा करनी होती है, उसकी पढ़ाई के लिए एक्स्ट्रा कुछ बुक्स लानी पड़ती है, जरूरत पड़े तो ट्यूशन भी लगवाना पड़ेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे ट्यूशन भी मैं भूल गई, जो कि आजकल का बहुत बड़ा ट्रेंड है। बिना ट्यूशन आजकल बच्चे जो है वो मतलब एक तरीके से फैशन ही हो गया है ट्यूशन पढ़ना। तो मतलब बच्चे रेयर अपने से जो है पढ़ पाते हैं, ट्यूशन टीचर भी जो है उनके साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्या हो गया, ये छोटे मोटे लक्ष्य जो है ये निर्धारित होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया, जैसा कि मैंने आपको लिखा, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति पुनः किसी नए लक्ष्य को, ठीक है, ये जो पूर्ति है, निर्धारित लक्ष्य जो है जैसे ही पूरित हो जाते हैं, जैसे ही पूरित हो जाते हैं, एक नए लक्ष्य का निर्धारण भी अपने साथ में लेकर के आते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे शिक्षित होंगे, जिस दिन बच्चों की शिक्षा कंप्लीट होती है, शिक्षा पूर्ण होती है, शिक्षा पूर्ण होती है, ये क्या हो गया, लक्ष्य पूर्ण हो गया। और यहीं से पूर्ण होते ही नया लक्ष्य निर्धारित हो गया। नया लक्ष्य क्या होगा, निर्धारित हो जाएगा। शिक्षा पूर्ण होते ही नया लक्ष्य निर्धारित होगा। कौन सा नया लक्ष्य निर्धारित होगा, अब उनको नौकरी चाहिए, ठीक है, छोकरी चाहिए, यानी कि शादी ब्याह होगा अब उनका आगे, ठीक है, शादी ब्याह होगा, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनके स्कूल, उनके करिकुलम वगैरह वगैरह वगैरह। वो एक जो है जो निर्धारित हुआ, जैसे ही पूर्ण हुआ, पूर्ण होते साथ ही एक नया लक्ष्य जो है अपने साथ लेकर के जो है वो आ जाता है। तो लक्ष्यों की विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जो सबसे पहला यहाँ पे जो पहली विशेषता है, याद रखिएगा, वो क्या है, लक्ष्य एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। और सतत के साथ साथ ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है। क्या है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि मानव का जुड़ाव जो है सोसाइटी से होता है, मानव का जुड़ाव सोसाइटी से होता है, समाज से होता है। इसलिए जितनी भी प्रक्रियाएं मानव के संबंध में घटित होती हैं वो सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में जो है वो होती हैं। तो ये पहली विशेषता हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरी विशेषता में आते हैं तो लक्ष्य समय अनुसार या समयानुसार होती हैं, होते हैं। लक्ष्य क्या होते हैं, समयानुसार होते हैं। लक्ष्य जो है सदैव समय के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। किसी भी एक टाइम का कोई फिक्सेशन नहीं होता है उस लक्ष्य के निर्धारण में, ना ही किसी भी तरह की उसकी पूर्ति को लेकर के जो है आप कोई एक फिक्स शेड्यूल उसके लिए बना सकते हैं। अर्थात जीवन में जितने भी हम कार्य करते हैं, जितने भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, उन सभी लक्ष्यों का समय क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है,
व्यक्ति के जीवन में निर्धारित किए गए सभी लक्ष्य एक जैसे समय की मांग नहीं रखते हैं। सभी की प्राप्ति या उनको पूर्ण करने का समय अलग अलग होता है। ठीक है, याद रखेंगे लक्ष्य समयानुसार होते हैं। कोई भी लक्ष्य बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। जो भी लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं वो लक्ष्य जो है एक जैसे समय की मांग नहीं रखते। याद रखिएगा, समय की मांग की बात की जा रही है, तो एक जैसे समय की मांग वो कदापि नहीं रखते हैं। सभी लक्ष्यों की प्राप्ति या उनको पूर्ण करने का जो समय है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब अगर हम लोग लक्ष्यों की बात करें तो याद रखिएगा कुछ लक्ष्य जो है अल्पकालिक होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, कुछ लक्ष्य जो है दीर्घकालिक होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, तो चूंकि अल्पकाल के लिए है, अल्पकालिक है, तो इनकी प्राप्ति या पूर्ति थोड़े समय में हो जाती है। थोड़े समय में हो जाती है, जबकि दूसरे प्रकार के लक्ष्य में आते हैं, जैसे कि हमने कहा दीर्घकालिक है, लॉन्ग टर्म के लिए है ये लक्ष्य, तो इनकी पूर्ति या प्राप्ति लंबे समय के बाद होती है, लंबे समय अवधि में होती है। ठीक है, तो अब ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। लक्ष्य जो है जिस तरीके का हम निर्धारण करते हैं, अल्पकालिक है, दीर्घकालिक है या विशेषीकृत है, उनके अनुसार ही जो है उनका समय क्या होता है, अलग अलग होता है। लक्ष्य समयानुसार होते हैं। अगर हमने डिसाइड किया कि आज जो है मुझे 9 बजे कहीं किसी कार्यक्रम में जाना है, तो ये आज के लिए तत्कालीन लक्ष्य हो गया, शॉर्ट टर्म लक्ष्य हो गया, और हम अपने उस काम को, यानी कि रोजमर्रा की जो काम उस समय पे हमारे हो रहे हैं, थोड़ा सा या तो पहले कुछ काम कर लेते हैं या उस प्रोग्राम में जाने के बाद फिर आते हैं, फिर उस काम को करते हैं, तो ये क्या हो गए, हमारे अल्पकालिक लक्ष्य हो गए, जिनका निर्धारण हमने किया और शॉर्ट टर्म में हमने इनको प्राप्त भी कर लिया, इनको पूरित भी कर लिया। जबकि कुछ लक्ष्य हम दीर्घकाल के लिए निर्धारित करते हैं। ठीक है, कुछ लक्ष्य जो है हम क्या करते हैं, दीर्घकाल के लिए जो है वो निर्धारित करते हैं। तो दीर्घकाल के लिए जैसे घर बनवाना, जैसे कहीं किसी यात्रा पे जाना, किसी की शादी जो है, सगाई करने के बाद 1 साल के बाद शादी करना, ये क्या है, ये थोड़े से लंबे लंबे जो है ये लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो ये सारे लक्ष्य जो है वो निर्धारित होते हैं, चूंकि लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो इनकी पूर्ति भी जो है लंबे समय के पश्चात होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लक्ष्यों की विशेषताएं यदि हम लोग देखें, दूसरी विशेषता यदि देखने की कोशिश करें, तो लक्ष्य क्या होते हैं, समय अनुसार होते हैं। लक्ष्य क्या होते हैं, सदैव समय के अनुसार होते हैं। यदि शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो शॉर्ट होते हैं, यदि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं तो इनकी जो अवधि होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है। याद रखेंगे, ये इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता पे यदि हम लोग आते हैं तो तीसरी विशेषता है जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य सदैव परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं, लक्ष्य सदैव परिवर्तनशील
लक्ष्य क्या होते हैं? सदैव परिवर्तनशील होते हैं। क्यों होते हैं परिवर्तनशील? लक्ष्य सदैव परिवर्तनशील क्यों होते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने डिस्कस किया कि समय अवधि, समय के अनुसार जो है इनको निर्धारण करने का जो समय है उसकी अवधि अलग है, इसलिए इनकी पूर्ति या इनकी प्राप्ति का समय भी अलग हो जाता है। और परिवर्तनशील ये क्यों होते हैं? क्योंकि चाहे हम व्यक्ति की बात करें, चाहे हम परिवार की बात करें, ठीक है, यहां हम परिवार की बात कर रहे हैं, यहां हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो चाहे हम व्यक्ति की बात करें, चाहे हम परिवार की बात करें, याद रखिएगा दोनों की जो आवश्यकताएं हैं, ठीक है, यहां पे इच्छाएं हैं, अभिवृत्तियां हैं, दर्शन है, मूल्य जो है, जीवन मूल्य यहां पे लिखेंगे, ठीक है। ये सारे तथ्य जो है, ये सारे तथ्य जो है, ये क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं ये? भिन्न भिन्न होते हैं। अगर हम परिवार के विषय में देखें तो भी एक परिवार का दर्शन दूसरे परिवार के दर्शन से भिन्न हो सकता है। एक परिवार के जीवन मूल्य दूसरे परिवार के जीवन मूल्य से भिन्न हो सकता है। एक परिवार की अभिवृत्तियां या इच्छाएं, जो डिजायर्स, उनकी आवश्यकताएं, जो नीड्स है, वो क्या होती हैं? दूसरे परिवार की आवश्यकताओं से भिन्न हो सकती हैं। सेम वैसे ही हम व्यक्तिगत के बारे में बात करते हैं तो एक व्यक्ति परिवार के अंदर ही, परिवार का एक सदस्य जो है उसकी आवश्यकता दूसरे परिवार के सदस्य की आवश्यकता से भिन्न हो सकती है। परिवार में एक सदस्य की इच्छा दूसरे सदस्य की इच्छा से भिन्न हो सकती है। तो अलग अलग रूपों में, चूंकि ये सारे तथ्य क्या हैं? परिवर्तनशील हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? एक दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए इन भिन्नताओं के परिणाम स्वरूप, ठीक है, इन भिन्नताओं के कारण, इन भिन्नताओं के कारण लक्ष्यों का निर्धारण एवं इनकी प्राप्ति में परिवर्तनशीलता पाई जाती है। ठीक है, क्या होता है? इनमें जो है वो परिवर्तनशीलता पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक लक्ष्य लेते हैं घर बनवाना, ठीक है, हम जो है एक लक्ष्य लेते हैं, उदाहरण के लिए मकान बनवाना, ठीक है। अब मकान बनवाने में अलग अलग परिवारों में अलग अलग जो है वो लक्ष्य निर्धारित होते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स जो है वो वर्कआउट करते हैं, उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है मकान बनवाने का पूरा पैरामीटर जो है वो डिसाइड होता है। जैसे पैसा कितना है उस परिवार के पास, ठीक है, जो पारिवारिक आय है वो क्या है उनकी, रहने का स्थान कितना चाहिए, रहने का स्थान कितना चाहिए, परिवार में सदस्यों की संख्या क्या है, सदस्यों की कार्यशैली क्या है, कार्यशैली सदस्यों की। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखा जा सकता है और इनको ध्यान में रख करके अलग अलग परिवार जो है वो अलग अलग तरह के मकान जो है वो बनवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कुछ परिवार 2 BHK, ठीक है, कुछ परिवार 3 BHK, कुछ परिवार 4 BHK और कुछ परिवार 1 BHK क्या कर सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं।
ठीक है, क्या कर सकते हैं, फ्लैट खरीद सकते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, कुछ परिवार जो है वो 2 फ्लोर का मकान बनवा सकते हैं। ठीक है, कुछ परिवार 2 फ्लोर का मकान बगीचे के साथ या गार्डन के साथ बनवा सकते हैं। कुछ फैमिलीज जो है वो बंगला बनवा सकती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है वो बनवाया जा सकता है। ठीक है, मकान बनवाना है, कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, उन पैरामीटर्स पे अलग अलग फैमिलीज जो है वो अलग अलग तरीके से मकान बना सकती है। BHK का मतलब आपको समझ में आया क्या है? BHK का मतलब समझ में आया? दैट मीन्स बेडरूम, हॉल एंड किचन। ठीक है, बेडरूम, हॉल एंड किचन। 2BHK, 2B का मतलब 2 बेडरूम होगा, 1 हॉल होगा, 1 किचन होगा। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा। 3BHK यानी 3 बेडरूम होगा, हॉल होगा और किचन होगा। 4BHK 4 बेडरूम होंगे, हॉल होगा और किचन होगा। ठीक है ना, BHK शब्द कुछ लोग अगर नहीं जानते होंगे तो इसको समझ लीजिएगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है, हम जो विशेषताओं के बारे में बात करें, हमने कहा ये परिवर्तनशील होते हैं। हमने कहा ये परिवर्तनशील होते हैं। तो जिस व्यक्ति ने 2BHK मकान जो है वो लिया रहने के लिए, जरूरी नहीं है पूरी जिंदगी वो इसी में रहेगा। ठीक है, पूरी जिंदगी जरूरी नहीं है वो इसी में रहेगा। अगर उसकी पारिवारिक आय बढ़ती है, उसके पास पैसा बढ़ता है, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती है, परिवार में सदस्यों की संख्याएं बढ़ती है, कुछ ऐसा होता है, तो ये 2BHK से 4BHK पे बिल्कुल शिफ्ट हो सकता है। लक्ष्य इसने पहले यही रखा था, इसको प्राप्त भी कर लिया, लेकिन ये रखने के बाद, प्राप्त करने के पश्चात भी आवश्यकताओं के अनुसार, रहने के स्थान के अनुसार, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी कार्यशैली के अनुसार, सब एस्पेक्ट्स पर वो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ वापस लक्ष्य को परिवर्तित कर सकता है। 4BHK ले सकता है, या फिर 4BHK नहीं ले तो 2 फ्लोर का अपना खुद का जो है जमीन लेकर के मकान भी बनवा सकता है। इतना पैसा आ जाए तो वो डायरेक्ट यहां तक भी नहीं, यहां से सीधे यहां भी स्विच हो सकता है, अपना खुद का बंगला भी बनवा सकता है। भैया समझ लो। ठीक है, तो जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य क्या होते हैं? सदैव जो है परिवर्तनशील होते हैं, एक जैसे कभी भी नहीं होते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील होते हैं, एक जैसे कभी भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं चौथी विशेषता पे। लक्ष्य सदैव मूल्यों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, लक्ष्य क्या होते हैं? सदैव मूल्यों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, सदैव किससे उत्पन्न होते हैं? मूल्यों से। मूल्य बेसिकली जीवन मूल्य की बात करेंगे, लाइफ वैल्यूज से उत्पन्न होते हैं। और ये लाइफ वैल्यूज जो है वो किसकी? तो सबसे पहले जो है व्यक्ति की, एक तो व्यक्ति की स्वयं की जो है वो क्या है लाइफ वैल्यू, और दूसरा परिवार की, यानी कि परिवार के सदस्यों की क्या है लाइफ वैल्यूज। तो इन लाइफ वैल्यूज के मद्देनजर जो है परिवार का लक्ष्य क्या होता है? उत्पन्न होता है, या इन मूल्यों से ही लक्ष्यों की उत्पत्ति होती है। परिवार यदि बहुत साधारण तरीके का है तो साधारण जीवन यापन करने में विश्वास रखता है, आराम से कूल होकर के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, झंझट के जो है परिवार का लाइफ साइकिल जो है वो आराम से कंटिन्यू होता है। परिवार यदि थोड़ा चैलेंजिंग होता है तो कोशिश करता है कुछ ऐसे बिजनेस करने के लिए जिनसे आय की स्रोत जो है उनके बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्रोत बढ़ने के साथ साथ जो है वो भी डूब जाता है, तो चैलेंजिंग फैमिली के साथ ये भी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो जिस तरीके के मूल्य होते हैं व्यक्ति के पास, उन मूल्यों से ही कहीं ना कहीं लक्ष्यों का निर्धारण क्या होता है? सुनिश्चित होता है। तो अलग अलग जो वैल्यूज हैं, परिवार जिस तरीके के वैल्यूज रखता है, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे व्यक्ति
व्यक्ति भी जिस तरीके के वैल्यूज रखता है, इन वैल्यूज के ऊपर जो है वो लक्ष्यों का क्या होता है, निर्धारण होता है। ठीक है, और जब इनका निर्धारण इस तरीके से होता है तो पांचवी विशेषता यदि हम लोग देखें तो लक्ष्यों से या लक्ष्यों के निर्धारण से व्यक्तिगत विकास या व्यक्तित्व विकास संभव होता है। ठीक है, लक्ष्यों के निर्धारण से जिस प्रकार का लक्ष्य होता है, हम जैसे उसको निर्धारित करते हैं, उस निर्धारण के साथ ही जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन सदस्यों का जो व्यक्तिगत विकास है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ठीक है, या उन इंडिविजुअल डेवलपमेंट के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये क्या होता है, सुनिश्चित होता है। याद रखिएगा, लक्ष्य जिस तरीके से निर्धारित किए जाते हैं, चूंकि हमने इस बात की चर्चा की कि जो लक्ष्य निर्धारित होते हैं वो किसके ऊपर निर्धारित होते हैं, तो जो परिवार या सदस्यों की जो डिफरेंट लाइफ वैल्यूज हैं, उन लाइफ वैल्यूज के अनुसार निर्धारित होते हैं। तो चूंकि व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत जीवन मूल्यों का आधार मान करके लक्ष्य जो है वो निर्धारित होते हैं, इसलिए लक्ष्यों का उसके निर्धारण से व्यक्तिगत विकास या व्यक्तित्व का विकास जो है वो संभव हो पाता है। उस व्यक्ति के अपने जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है वो देखने में मिलते हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी जो है वो उस तरीके से ग्रूम करती है। जैसे बार बार किसी तथ्य को जो है, जैसे किसी किसी को आप देखते होंगे कि बहुत ही आसानी से कोई व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, कितनी भी बातें कर रहा है, कितना भी समय क्यों नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शांत मन से जो है सबकी बातें सुनते हैं, उन्हें हम गुड लिसनर्स कहते हैं। ठीक है, अच्छे श्रोता की श्रेणी में हम उनको रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके मूल्य जो है वो निर्धारित है, जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं कि ये व्यक्ति सभी की बातें बहुत सहजता से सुनता है, शांत मन से सुनता है, उनको समझता है और समझ करके सटीक जो है वो हेल्प करता है या अच्छे जो है वो सुझाव देने की कोशिश करता है। तो ये कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनालिटी में एड ऑन हो जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति बार बार बातें बनाता है, झूठ बोलता है, और एक बार, दो बार, तीन बार उसका झूठ जो है पकड़ा जाता है, तो चौथी बार यदि व्यक्ति जो है कुछ बोलता है तो चौथी बार जो है हर व्यक्ति उसको झूठा ही कहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपना व्यक्तित्व जो है वो सेट कर लिया, बार बार झूठ बोल रहा है, झूठ लोगों के सामने आ रहा है। अब चौथी बार बेचारा कुछ ऐसा सही भी बोलता है तो लोगों को लगता है ये झूठ ही बोल रहा होगा, क्योंकि उसका व्यक्तित्व जो है उस तरीके से लोगों के सामने सेट हो चुका है। तो लक्ष्यों के निर्धारण से व्यक्तिगत विकास और व्यक्तित्व विकास जो है वो संभव हो पाता है। ठीक है, याद रखिएगा। लक्ष्यों की विशेषताओं के बारे में यदि हम बात करें तो लक्ष्य, याद रखिएगा, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही होते हैं। ठीक है, लक्ष्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों ही प्रकारों के होते हैं। ठीक है, लक्ष्य क्या होते हैं? व्यक्तिगत भी होते हैं यदि इंडिविजुअल है, यदि व्यक्ति के जीवन मूल्यों पर आधारित है, तो व्यक्तिगत होते हैं। ठीक है, जैसे व्यक्ति के जीवन मूल्य कौन से होते हैं? प्रेम करना, करुणामयी व्यवहार, झूठ बोलना, ईमानदारी,
समय का पाबंद, ये सब क्या है? ये सब व्यक्तिगत जो है मूल्य हैं। इन व्यक्तिगत मूल्यों पर जो है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण होता है। दूसरा, सामूहिक हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सामूहिक, तो ये क्या होते हैं? परिवार के सभी सदस्यों के जीवन मूल्यों पर आधारित होते हैं, जैसे शिक्षित परिवार, धनी परिवार, व्यावसायिक परिवार, साधारण परिवार, ये सब क्या होते हैं? ये सब जो है सामूहिक सामूहिक मूल्यों के अनुसार जो है वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। हम किसी पूरे परिवार को ही कह देते हैं कि ये शिक्षित परिवार है। क्यों कहते हैं? क्योंकि परिवार का हर सदस्य शिक्षित होता है। हम कहते हैं धनी परिवार है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस परिवार की जो इनकम है, जो सोर्स ऑफ इनकम है, वो दूसरे परिवारों के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो इस तरीके से जो है जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्य जो है व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, जो कि व्यक्तिगत जीवन मूल्यों पर आधारित होते हैं। लक्ष्य सामूहिक भी हो सकते हैं, जो परिवार के सभी सदस्यों के अनुसार कॉमनली एक पारिवारिक जीवन मूल्य के अनुसार हो सकते हैं। तो इन दोनों पर आधारित हमारे लक्ष्य व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकते हैं, ठीक है। लक्ष्य व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 7वां, लक्ष्यों की प्रकृति में गतिशीलता होती है। गतिशीलता होती है। लक्ष्यों की जो प्रकृति है यानी कि नेचर ऑफ गोल्स, नेचर ऑफ गोल्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये जो नेचर ऑफ गोल्स है ये क्या होते हैं? ये गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। क्यों होते हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्यों होते हैं? गतिशीलता इनमें क्यों होती है? ठीक है, क्योंकि एक लक्ष्य का जुड़ाव दूसरे लक्ष्य के साथ होता है, दूसरे लक्ष्य के साथ होता है, दूसरे लक्ष्य का जुड़ाव तीसरे के साथ होता है, तीसरे का चौथे के साथ, और इसी तरह इसका क्रम अनगिनत रूप से जो है वो बनता जाता है, ठीक है। तो लक्ष्यों की प्रकृति जो नेचर ऑफ गोल्स है ये क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इनमें चूंकि निरंतरता है इसलिए ये गतिशील होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे? गतिशील होंगे, फंक्शनल होंगे, एक्टिव होंगे, ठीक है। गतिशीलता क्यों है? क्योंकि ये फंक्शनल है, ये क्या है? एक्टिव है, ठीक है।
फंक्शनल और एक्टिव होते हैं, क्योंकि एक लक्ष्य का जुड़ाव, याद रखिएगा, जो पहला लक्ष्य है, इस लक्ष्य का जुड़ाव किसके साथ होता है? दूसरे के साथ होता है। ठीक है, एक लक्ष्य का जुड़ाव दूसरे के साथ, जो दूसरा है इसका जुड़ाव किसके साथ होता है? तो इसका जुड़ाव जो है तीसरे के साथ होता है। जो तीसरा है, तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे का जुड़ाव जो है वो चौथे का है, चौथे का पांचवे के साथ, पांचवे का छठे के साथ। ये क्या होती है? ये जो है इनकी श्रृंखला। ठीक है, लक्ष्यों के जुड़ाव की श्रृंखला, लक्ष्यों के जुड़ाव की श्रृंखला बनती जाती है, जो इनमें गतिशीलता लाती है, जो इनमें गतिशीलता लाती है। फॉर एग्जाम्पल हम वही लेंगे, मान लीजिए बच्चों को शिक्षित करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण, घर के सभी सदस्यों को शिक्षित करना। ये क्या हो गया? ये पहला लक्ष्य हो गया। ठीक है, ये पहला लक्ष्य हो गया। अब इस लक्ष्य का जुड़ाव जो है दूसरे लक्ष्य के साथ होगा, शिक्षा के लिए विद्यालय का चुनाव, ठीक है, ये क्या हो गया? ये दूसरा लक्ष्य हो गया। फिर उसके बाद इसी के साथ एक और लक्ष्य जुड़ेगा हमारा, विद्यालय का शुल्क जमा करवाना। ये तीसरा लक्ष्य हो गया। ठीक है, जो कि इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये तीसरा लक्ष्य हो गया। विद्यालय की ड्रेस यानी कि यूनिफॉर्म, कॉपी किताब आदि, ये क्या हो गया? चौथा लक्ष्य हो गया। पढ़ाई में किस तरह का परिणाम अर्जित हो रहा है या किस तरह का परिणाम अर्जित करना है, उसके लिए यदि ऐसा लगता है कि बच्चा हमारा कमजोर है तो उसके लिए ट्यूशन लगाना। ये सब क्या होता है? ये लक्ष्य जो है, लक्ष्यों की श्रृंखला जो है वो तैयार होती रहती है। तो हमने जो है एक लक्ष्य निर्धारित किया कि घर के सभी सदस्य शिक्षित होंगे। याद रखिएगा, इस लक्ष्य के साथ ये लक्ष्य जो है वो स्वतः जुड़ा, ये लक्ष्य इसके साथ आया, ये लक्ष्य इसके साथ आया, ये लक्ष्य इसके साथ आया, ये इसके साथ, देन वो उसके साथ, सो ऑन। ये लक्ष्यों की जो है श्रृंखलाएं क्या होंगी? निर्मित होती चली जाएंगी और हमारे लक्ष्यों की गतिशीलता जो है हमें बनती हुई दिखेगी। यानी कि लक्ष्य जो है हमारे कहीं नहीं रुकेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे, कहीं नहीं रुकेंगे। रुकेंगे कहाँ पे? जहां पे हमने ये जो हमारा निर्धारण किया हुआ लक्ष्य है, यानी निर्धारित किया हुआ लक्ष्य है, जब तक सभी पूरी तरीके से शिक्षित नहीं हो जाएंगे, जब तक सबको पूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हो जाएगी, ये श्रृंखला हमारी क्या होगी? निरंतर गतिशील बनी रहेगी। जिस दिन ये पूरित हो जाएगा, लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा, इसी प्राप्त हुए लक्ष्य से फिर एक लक्ष्य जो है वो जन्म लेगा या फिर एक लक्ष्य निर्मित होगा, निर्धारित होगा, फिर उसकी श्रृंखलाएं बनती चली जाएंगी और वो पुनः जो है वो प्राप्त होती चली जाएंगी और ये जो है हमेशा चलता रहेगा। तो नेचर ऑफ गोल्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये सदैव क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, चौथे का पांचवे के साथ, पांचवे का छठे के साथ और छठे का सातवें के साथ, जब तक हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ये अपनी श्रृंखलाएं जो है वो निर्मित करते रहते हैं। जैसे ही निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होता है, उस प्राप्त लक्ष्य से पुनः एक लक्ष्य जो है वो निर्धारित होता है, फिर वापस से उस निर्धारित लक्ष्य की श्रृंखला जो है वो बनती रहती है। तो इनमें निरंतरता सदैव बरकरार रहती है, इनमें निरंतरता सदैव बरकरार रहती है और इनको जो है बीच में स्टॉप होल्ड नहीं किया जा सकता। ये स्वतः ही एक के बाद एक के बाद एक के बाद
एक जो है ये गतिशीलता को जो है वो बना करके रखते हैं। तो ये हमारा जो है वो सातवीं विशेषता है लक्ष्य से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आठवीं विशेषता की बात करते हैं। तो लक्ष्य सदैव, आठवीं विशेषता, लक्ष्य सदैव व्यवहारवादी तथा यथार्थवादी होते हैं। बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये लक्ष्य का। लक्ष्य सदैव क्या होते हैं? व्यवहारवादी होते हैं, इनके साथ साथ ये यथार्थवादी होते हैं। क्यों होते हैं व्यवहारवादी और यथार्थवादी? ये क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी पूर्ति करना या इनको प्राप्त करना संभव होता है। ठीक है, संभव होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये व्यवहारवादी या यथार्थवादी जो है वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये अधिक स्पष्ट तथा स्थायी होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जो लक्ष्य होते हैं सदैव व्यवहारवादी या यथार्थवादी होते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वर्तमान समय है, जो तत्कालीन परिस्थिति है हमारी, ठीक है, वर्तमान समय के अनुसार, ठीक है, सबसे बड़ी बात है क्रियान्वित होती है। परिणाम देखा जा सकता है, देखा समझा जा सकता है, संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, संतुष्टि जो है इनसे प्राप्त किया जा सकता है। तो जब इतनी सारी क्रियाएं जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, जब इतनी सारी क्रियाएं जो है हम लोग कर सकते हैं और ये सभी जो है हम व्यवहारवादी रूप से यानी कि बिहेवियरल रूप से एग्जैक्टली बिल्कुल फ्रंट में हम लोग कर रहे हैं। यथार्थ का मतलब है बिल्कुल निश्चित अवधि में हम एकदम साक्षात इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, यथार्थ से तात्पर्य क्या है? साक्षात हम लोग इसको कर रहे हैं। तो जब साक्षात यथार्थ रूप में हम लोग इसको कर रहे हैं तो हर कोई इसको देख सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, कितना प्राप्त हुआ, कहाँ कमी है, कहाँ आवश्यकता है चेंजेस की, हर एक चीज पूरी तरीके से जो है इसको एनालाइज किया जा सकता है। तो लक्ष्य सदैव व्यवहारवादी भी होते हैं, लक्ष्य सदैव यथार्थवादी भी होते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक स्पष्ट होते हैं और स्पष्टता के साथ साथ जो है ये स्थायी होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये स्थायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 9वें लक्षण की यदि हम लोग बात करें, लक्ष्यों के निर्धारण में जिन मूल्यों का प्रयोग होता है, जिन मूल्यों का प्रयोग किया जाता है वे समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। ठीक है, लक्ष्यों के निर्धारण में जिन मूल्यों का प्रयोग किया जा रहा है, जिस समय लक्ष्य निर्धारित हो रहे हैं, इसके निर्धारण में हम क्या कर रहे हैं? कुछ मूल्यों का जो है वो प्रयोग कर रहे हैं। तो जिन मूल्यों का हम प्रयोग करते हैं वे हमारी सोसाइटी से, हमारे समाज से क्या होते हैं? स्वीकृत होते हैं। याद रखिएगा, चूंकि समाज से ये स्वीकृत है और हमें पता है कि व्यक्ति जो है समाज से स्वीकृत है, व्यक्ति
समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए समाज के स्वीकृति अनुसार मूल्यों को अपनाकर लक्ष्य निर्धारित करता है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर ये देखिएगा, क्योंकि व्यक्ति जो है खुद समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए समाज की स्वीकृति के अनुसार जो है वो मूल्यों को अपना करके क्या कर रहा है, लक्ष्य का निर्धारण कर रहा है। तो व्यक्ति जो है ये क्या कर रहा है, स्वयं कर रहा है। क्या कर रहा है, स्वयं कर रहा है, खुद ही कर रहा है। तो जब खुद ही निर्धारित करता है तो व्यक्ति जो है निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरित रहता है। ठीक है, उत्प्रेरित रहता है और उसकी लालसा तब तक क्रियाशील रहती है जब तक उसके निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। जिस समय ये लक्ष्य पूरा हो जाता है, जो निर्धारित लक्ष्य है जिस समय, याद रखिएगा, पूरा हो जाता है, उस समय उस व्यक्ति को संतुष्टि की प्राप्ति होती है। ठीक है, उस समय क्या होता है, संतुष्टि की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति सेटिस्फाई पाता है। तो 9वें नंबर के यदि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये क्या है, लक्ष्यों का निर्धारण, जिन मूल्यों का लक्ष्यों के निर्धारण के समय व्यक्ति जिन मूल्यों का प्रयोग करता है, जो भी वैल्यूज वो प्रयोग में लेता है, वो सभी वैल्यू जो है हमारे समाज के द्वारा, हमारे सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल होते हैं, यानी कि उनको स्वीकृत किया जाता है। समाज जो है उनको स्वीकार करता है। ठीक है, समाज जो है उनको स्वीकार करता है। नेक्स्ट आते हैं 10वां, लक्ष्यों का संबंध आशाओं यानी कि होप्स से होता है। ठीक है, जहां पे ये शब्द आता है आशा, है ना, जहां पे ये शब्द आता है आशा यानी कि होप, जब भी हम इस शब्द की बात करते हैं सदैव सकारात्मक भाव जो है हमारे सामने परिलक्षित होता है। सकारात्मक भाव सदैव परिलक्षित होता है। ठीक है, जहां पे हम लक्ष्यों के संबंध की बात करते हैं तो जो हमारे गोल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं होप्स के ऊपर होप्स से जो है वो रिलेटेड होते हैं। और जहां पे आशा, हमें जहां पे आशा होती है, या यूं कह ले दूसरे शब्दों में उम्मीदें बंध जाती हैं, उम्मीदें बंध जाती हैं। तो जहां पे आशाएं होती हैं, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, क्रियाओं में सक्रियता भी जो है इसके साथ साथ बढ़ जाती है। क्रियाओं में सक्रियता बढ़ जाती है। जो क्रियाएं हैं उनमें सक्रियता यानी कि एक्टिवनेस जो है व्यक्ति की बढ़ जाती है। और जब क्रियाओं में सक्रियता बढ़ जाती है तो व्यक्ति की जिज्ञासा अति तीव्र होने लगती है।
और इस जिज्ञासा की अति तीव्रता के कारण, याद रखिएगा, यदि व्यक्ति की जिज्ञासा जो है वो तीव्र होने लगती है तो इस जिज्ञासा की अति तीव्रता के कारण जो है व्यक्ति सहज भाव से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। लक्ष्यों का संबंध किससे होता है? आशाओं से होता है, होप से होता है। होप्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो जहां पे होप्स हैं वहां पे कुछ उम्मीदें बन जाती हैं, उम्मीदें बनती हैं तो जो व्यक्ति उम्मीद बांध लेता है, जब वो क्रियाएं करता है तो उसमें सक्रियता जो है उसको नजर आती है। उसको लगता है कि अब ये मेरा काम हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, मुझे इतना करना है, ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, बस होता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। और सक्रियता बढ़ती है तो जिज्ञासा अति तीव्र हो जाती है, क्योंकि जैसे वो सक्रिय होता है उसको लगता है बस 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 अब तो होने ही वाला है, अब मेरा काम बिल्कुल डन हो जाएगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जिज्ञासा जैसे ही अति तीव्र हुई, सहज भाव से जो निर्धारित लक्ष्य है व्यक्ति का, उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है या उसकी पूर्ति जो है व्यक्ति कर पाता है। तो जो 10वां लक्षण है, सॉरी, जो 10वां जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे लक्ष्यों का, वो क्या है? तो लक्ष्यों का संबंध हमारे जीवन की आशाओं से होता है। ठीक है, जीवन के आशाओं से जो है ये होता है। और ये सदैव कैसा होता है? तो इसका संबंध या इसकी जो प्रकृति होती है, जो इसका नेचर होता है, ये कैसा होता है? तो ये सदैव सकारात्मक होता है। ठीक है, ये इनकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये सदैव जो है वो सकारात्मक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, लास्ट लक्षण पे हम लोग आते हैं, नंबर 11। तो जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था में, सॉरी, जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था, ठीक है, अवस्था में परिवर्तन के साथ व्यक्ति के लक्ष्यों में भी परिवर्तन आता है। तो याद रखेंगे, ये जो है हम लोग विशेषताओं के बारे में जो है वो अध्ययन कर रहे हैं कि लक्ष्यों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो लक्ष्यों की विशेषताओं की ये अंतिम विशेषता है हमारा जो लाइफ साइकिल है। ठीक है, जीवन चक्र की हम बात करते हैं, सो दिस इज लाइफ साइकिल। जब लाइफ साइकिल की हम लोग बात करते हैं तो लाइफ साइकिल जो है वो व्यक्ति का क्या होता है? वो व्यक्ति का होता है, इसलिए हम इसे व्यक्तिगत रखते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल क्या है? चूंकि व्यक्ति का है इसलिए ये क्या हुआ? व्यक्तिगत होता है। तो जैसे जैसे लाइफ साइकिल की अलग अलग अवस्थाएं आती हैं, अलग अलग अवस्थाओं को हम लोग देखते हैं। जैसे जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था, ठीक है, प्रथम अवस्था की हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 लोग हैं, पति और पत्नी, इनसे ही जो है लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है। देन फिर हम द्वितीय अवस्था पे पहुंचते हैं, द्वितीय अवस्था पे पहुंचते हैं जहां पे इन 2 के अलावा एक तीसरा सदस्य यानी कि इनकी जो है औलाद या परिवार में जो है इनके बेटी बेटा जो भी है ये आते हैं। उसके बाद तृतीय अवस्था में आते हैं, तृतीय अवस्था, जब बच्चे जो है वो विद्यालय जाने लगते हैं। चतुर्थ अवस्था में आते हैं, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। ठीक है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने कैरियर पथ पे अग्रसर हो जाते हैं। और पंचम अवस्था में आते हैं तो बच्चे भी जो है अब अपने कैरियर पथ पे अग्रसर हो जाते हैं, अपना कैरियर बना लेते हैं और उनका खुद का स्वयं का जो है वो जीवन चक्र जो है अलग से, अब उनका जीवन चक्र जो है वो आरंभ होता है। तो ये जो है लाइफ साइकिल है, ये क्या है? ये जीवन चक्र है।
ठीक है, ये क्या है, ये जीवन चक्र है, मानव जीवन चक्र की हम लोग बात कर रहे हैं प्रबंधन के दृष्टिकोण से। तो मानव जीवन चक्र में इस अवस्था से इस अवस्था में जब जाते हैं तो यहाँ के जो लक्ष्य हैं वो यहाँ पे ही रहते हैं, यहीं पे पूरे हुए तो ठीक है, नहीं तो जैसे ही हम इस अवस्था में पहुंचते हैं यहाँ पे ये जो लक्ष्य है अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। मान लीजिए इस अवस्था में हमने सोचा कि हमें अपना घर बनवाना है और घर बनवाने के लिए सोचा हमने, कुछ पैसे हम कलेक्ट करने लगे, पारिवारिक आय के स्रोतों को हम थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा बढ़ रहा है, हम सोच रहे हैं अपना घर बनवाएंगे। लेकिन जब द्वितीय हम लोग इस दूसरे स्टेप पे आते हैं, दूसरे फेज में आते हैं, द्वितीय स्टेज में आते हैं और यहाँ पे जो है एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ साथ ही जो है कहीं ना कहीं लालन पालन पोषण उसका करना है, उसकी दवाइयों की व्यवस्था करनी है, उसके पढ़ाई लिखाई सब चीजों पे जो है ध्यान देते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो पैसा खर्च होने लगता है। तो ये जो रूटीन में जो हमारे खर्चे थे वो खर्चे यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो जो हमने बढ़ा करके यहाँ कमाना शुरू किया था वो यहीं तक कंज्यूम हो जा रहे हैं। फिर वापस हम यहाँ पे कुछ दूसरे तीसरे ऑप्शंस को देखते हैं और बच्चे जो है हमारे हायर एजुकेशन में तृतीय अवस्था में जैसे ही हम बढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उच्च शिक्षा उनको देनी है, अच्छे कॉलेजेस का चुनाव करना, अच्छे स्कूलों का चुनाव करना, IIT मेडिकल में जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है, बिजनेस करना है, क्या करना है, बहुत सारी क्रियाएं ऐसे होती हैं। तो यहाँ की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो ये जो गोल सेट किया है वापस जो है यहाँ पे परिवर्तन आ जाता है इसमें, ठीक है, वापस जो है यहाँ पे परिवर्तन जो है वो देखा जाता है। देन उसके बाद सारी चीजें सेटल डाउन होती हैं। अब यहाँ पे जब चतुर्थ अवस्था में आते हैं तो यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ लिख चुके हैं, सब कुछ है अच्छे से, उनकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास, हमने यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया था कि घर बनवाएंगे, पैसा चाहिए, पैसा जोड़ जोड़ के जोड़ रहे थे, लेकिन वो कंज्यूम ऐसे हो रहा था कि हम जोड़ ही नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पे हम आते हैं तो हमारे पास पैसा जो है अब बचने लगता है, ठीक है, पैसा जो है अब हमारे पास जो है बचने लगा क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम और बढ़ गया, बेटा कमा रहा है, बेटी कमा रही है, शादी कर दिया तो बहू भी कमा रही है, तो कमाई आने लगी, पैसा यहाँ बचने लगा। अब यहाँ पे कहीं जा करके ये जो लक्ष्य यहाँ पे सोचा था हमने, यहाँ पे कहीं जा करके हम इसको पूरा कर देते हैं क्योंकि बच्चे जो कमा रहे हैं उनकी कमाई से जो है या तो घर का खर्च चले या हम जो कमा रहे हैं हमारे कमाई से घर का खर्च चल रहा है, खर्चा मेंटेन है। तो हमारी कमाई से यदि खर्चा चल रहा है तो बच्चों की सेविंग्स बच रही है, उससे घर बनवाया जा सकता है, EMIs दी जा सकती हैं, या बच्चे जो कमा रहे हैं उनसे घर का खर्च चल सकता है और हमारे खर्चों से जो है हम घर बनवा सकते हैं। हम अपने EMIs को जो है वो हमारी सेविंग से, सॉरी, हम जो है EMIs वगैरह देना चाहे तो दे सकते हैं। तो इस तरीके से जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था, जो भी अवस्था है, जैसे जैसे उनमें परिवर्तन आता है, याद रखिएगा अवस्थाओं में परिवर्तन के साथ साथ, जीवन चक्र की अवस्थाओं में परिवर्तन के साथ साथ जो लक्ष्य होते हैं, लक्ष्यों में भी परिवर्तन आते रहते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने लक्ष्यों के बारे में, यहाँ पे लक्ष्यों की विशेषताओं के बारे में जो है वो अध्ययन करना आरंभ किया। सबसे पहली विशेषता को हमने देखा, लक्ष्य एक सतत चलने वाली क्या है, सामाजिक प्रक्रिया के रूप में है। दूसरी विशेषता में आए तो हमने कहा कि लक्ष्य जो है समय के अनुसार होते हैं, कुछ अल्पकालिक हो सकते हैं, कुछ दीर्घकालिक हो सकते हैं। तीसरा, लक्ष्य सदैव परिवर्तनशील होते हैं, एक जैसे कभी भी नहीं रहते हैं। परिवार की आवश्यकताएं, एनवायरमेंट, नीड्स, उनके दार्शनिक विचार, उनकी इच्छाएं अलग अलग रूपों में जो है ये क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। लक्ष्य सदैव मूल्यों से उत्पन्न होता है। जिस तरीके का व्यक्तिगत मूल्य होगा, जिस तरीके का परिवार का मूल्य होगा, लक्ष्यों का प्रारूप भी जो है वो उसी तरीके से सेट होगा। लक्ष्यों के निर्धारण से व्यक्तिगत विकास और व्यक्तित्व विकास, याद रखिएगा, पर्सनल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये दोनों ही जो है वो संभव हो पाता है। लक्ष्य व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, लक्ष्य सामूहिक भी हो सकते हैं। एक व्यक्ति के मूल्यों के आधार पर यदि ये वो हैं तो व्यक्तिगत हो गए। एक परिवार का परिवार है, परिवार के सभी सदस्यों के मूल्यों के अकॉर्डिंग है तो वो सामूहिक जो है वो हो सकते हैं। लक्ष्यों की प्रकृति सदैव गतिशील होती है, उनमें निरंतरता बरकरार होती है, फंक्शनल और एक्टिवनेस जो है उसमें देखा जाता है। लक्ष्य सदैव व्यवहारवादी और यथार्थवादी होते हैं क्योंकि उनको पूरा होते हुए देखा जा सकता है, उनको डिफाइन किया जा सकता है, वो पूरे भी होते हैं, स्पष्ट होते हैं। स्पष्टता के कारण जो है इनमें यथार्थता जो है वो देखी जाती है।
लक्ष्यों के निर्धारण में जिन मूल्यों का प्रयोग होता है वे समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। समाज जिसकी स्वीकृति प्रदान करता है, हम उनका प्रयोग करते हैं तो समाज में कहीं अधिक नाम होता है और हम लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे लक्ष्य जिनका समाज में जिनको समाज ने स्वीकृति प्रदान नहीं की है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, किसी का मर्डर करना, आतंकवाद जैसी घटनाएं, ये सब समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं है। अगर ऐसे मूल्यों का प्रयोग किया जाता है तो जो लक्ष्यों की प्राप्ति होती है वो नकारात्मक होती है और वो समाज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती है। 10वें नंबर पे आते हैं तो लक्ष्यों का संबंध आशाओं अर्थात होप से होता है। जहां होप्स होती है, उम्मीदें होती हैं, वहां पे क्रियाशीलता जन्म लेती है। क्रियाशीलता जन्म लेती है, व्यक्ति स्व प्रेरित होता है, जिज्ञासु होता है और कहीं ना कहीं अपने सभी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा जो है करने में वो अपना जी जान लगा देता है। और 11वें नंबर पे हम लोगों ने देखा कि जीवन चक्र की प्रत्येक अवस्था में जैसे जैसे अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, उसी तरीके से व्यक्ति के लक्ष्यों में भी जो है परिवर्तन देखा जाता है। तो चूंकि परिवर्तनशील होते हैं लक्ष्य, अवस्थाओं के अनुसार जो है इनमें परिवर्तन देखा जा सकता है। तो इस तरीके से लक्ष्यों की क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में आज हमने जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। मैं आशा करती हूँ ये सभी तथ्य आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।